नमस्ते दोस्तों। आज कई महीनों के बाद फाइनली जिस बात का इंतज़ार था वो फाइनली एजीआर जजमेंट आ गया और वोडाफोन आइडिया के सारे शेयर होल्डर्स के लिए एक शॉक नहीं कह सकते लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा कम ऐसा कह सकते हैं। एक जजमेंट आया है। वोडाफोन आइडिया ने 15 साल का ड्यूरेशन मांगा था एजीआर के ड्यूज पे करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 10 साल का दे दिया है। तो उसकी वजह से एक नीजर रिएक्शन शेयर प्राइस में हमने देखा कि 11 रुपए से वो शेयर प्राइस 8 रुपए के नीचे तक आ गया था आज एक ही दिन में, और फिर थोड़ा सा रिकवर होकर 9 रुपीज़ के आसपास क्लोज हो गया है। लेकिन इसको एक रियलिटी में देखना ज़रूरी है कि इस एजीआर जजमेंट के बाद वोडाफोन आइडिया के अगले कदम क्या हो सकते हैं और क्या ये कंपनी के लिए सच में एक बहुत बड़ा खतरा है या इसमें से भी काफ़ी कुछ उम्मीद हम रख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 साल का ड्यूरेशन दिया है वो अप्रैल 2021 यानी कि अगले अप्रैल से शुरू होता है। ओके, और फिर 10 साल बाद यानी कि मार्च 2031 तक कंटिन्यू होता है। तो इन 10 साल के ड्यूरेशंस में उनको 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। सबसे पहले ये 10 साल ड्यूरेशन शुरू होने से पहले जो भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसका 10% उनको मार्च 31 2021 से पहले पे करना है। ये उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप चाहे तो कह सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। एग्जैक्टली उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा वो सब अभी डिटेल्स में पता चलना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 8% के आसपास का ये इंटरेस्ट हो, उससे ज़्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी बात रखी है कि रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन ओपन रखा है। तो जो भी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बाकी जो ऑपरेटर्स इस जजमेंट से अफेक्टेड है उन सब के लिए रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन ओपन है। और कई लोगों का कहना है कि रिव्यू पिटिशन ये बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे कंपनीज डेफिनेटली करेंगे। और इसके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो 3 जजेस का बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस केस में हियरिंग कर रहा था और फाइनली जजमेंट दिया है, तो उसमें से जो सबसे क्रिटिकल या सबसे एग्रेसिव जो जज थे वो फाइनली रिटायर हो रहे कल। और उस वजह से उम्मीद बढ़ गई है कि रिव्यू पिटिशन में हो सकता है जो नया बेंच हो उसमें से हो सकता है एक एग्जिस्टिंग बेंच में से 2 जजेस होंगे और एक नया जज आएंगे। तो ये जो नया बेंच होगा ये बेंच होपफुली इनकी बात सुनेगा, क्योंकि प्रीवियस केस में हमने देखा है कि जो सबसे क्रिटिकल जो जज थे उन्होंने ऑपरेटर्स की बात तक नहीं सुनी। जब उन्होंने पहला जजमेंट दे दिया था कि डीओटी ने जो फिगर्स दिए वो ही पे करने पड़ेंगे, उसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा, उसमें कोई एरर्स का मिस या रिकैलकुलेशन नहीं होगा वगैरह, उन्होंने बात तक नहीं सुनी थी ऑपरेटर्स की। तो इस रिव्यू पिटिशन में से कुछ उम्मीद है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो या टेक्निकल इश्यूज हो या फिर मिस कैलकुलेशन के जो इश्यूज हो वो अभी ये ऑपरेटर्स जजेस के नए बेंच के सामने रख पाएंगे और उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें से कुछ पॉजिटिव होपफुली निकले। लेकिन अगर रिव्यू पिटिशन सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो भी अभी जो जजमेंट हमारे सामने है उससे कुछ खराब या उससे कुछ वर्स तो नहीं होने वाला। जो 10 साल का ड्यूरेशन और जो अमाउंट्स हमें ऑलरेडी जो कहे गए ऑर्डर में उससे ज़्यादा खराब तो नहीं हो सकता। तो रिव्यू पिटिशन से कुछ निकला तो पॉजिटिव निकल सकता है, उस एग्जिस्टिंग से पोजीशन से कुछ खराब नहीं होगा। वोडाफोन आइडिया को लेकिन दोनों केसेस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पॉजिटिव निकला तो अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव नहीं निकला तो फिलहाल जो हमारे हाथ में ऑर्डर है उसके हिसाब से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिव्यू पिटिशन अनसक्सेसफुल हो रहा है, यानी कि उसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो वोडाफोन आइडिया को क्या क्या प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे उसके बारे में कुछ बातें मैं डिस्कस करता हूँ। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया के सामने जो डीओटी का जो फिगर था 58,000 करोड़ का आसपास का जो फिगर था वो फिगर कंपनी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2017 तक का था। उसके बाद के सालों का अगर कैलकुलेशन किया तो वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी वो फिगर 65,000 करोड़ पे रखा है और उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 65,000 करोड़ का एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है।
लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये जो सारे एजीआर ड्यूज का जो रीपेमेंट होना है वो कौन से फिगर के बेसिस पे शुरू हो रहा है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि 58,000 करोड़ पे रीपेमेंट है। उस 58,000 करोड़ में से वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी तकरीबन 8,000 करोड़ का पेमेंट पहले ही कर दिया है। जो बचता है 50,000 करोड़, उसमें से 10% अगर अपफ्रंट पे करना हुआ तो 5,000 करोड़ का उनको पेमेंट करना है 31 मार्च से पहले। उसका बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 45,000 करोड़ का, उसको अगर 8% इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाए तो एनुअल इंस्टॉलमेंट जो आता है वो तकरीबन 6,700 करोड़ का आता है 10 सालों के लिए। यानी कि 10 इंस्टॉलमेंट्स आएंगे 6,700 करोड़ के, अगर 8% का इंटरेस्ट हम लोग पकड़ते हैं तो। एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट का जो फिगर उनके ऑर्डर में रहेगा वो हमें 1-2 दिन में शायद पता चल जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आइडिया देने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने करके ये फिगर रखा है कि 6,700 करोड़ के आसपास का फिगर आ सकता है एनुअल इंस्टॉलमेंट के तौर पे, जो अप्रैल 2021 से शुरू होगा। ओके, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करना होगा बाद में वो आएगा फरवरी 2022 में। ओके, फरवरी का उन्होंने डेट दिया है कि फरवरी तक हर साल के इंस्टॉलमेंट्स आ जाने चाहिए, तो तब तक वोडाफोन आइडिया को उनका फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करना होगा। तो ये जो आउटगो है ये उनके वोडाफोन आइडिया के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो रिक्वायरमेंट्स है, इन सारे आउटगोज के ऊपर आएगा। ओके, एक एडिशनल आउटगो होगा ये। तो इसके लिए अभी क्या क्या तैयारी या क्या क्या ज़रूरतें होंगी वो अगले स्लाइड में देखते हैं। अभी वोडाफोन आइडिया के जो ओवरऑल कॉस्ट है, ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट में उनका नेटवर्क का कॉस्ट आता है, रोमिंग अरेंजमेंट के कॉस्ट आते हैं, या फिर स्टाफ कॉस्ट आता है, लाइसेंस फी आती है, एसयूसी आता है, मार्केटिंग और कंटेंट का कॉस्ट आता है, ऐसे कई सारे कॉस्ट है। साथ ही साथ उनके जो टावर के रेंटल्स होते हैं, लीज रेंटल्स होते हैं, वो भी सब आते हैं। तो ये सारे कॉस्ट मिला के तकरीबन 8,000 करोड़ का पर क्वार्टर कॉस्ट हो रहा है। ओके, 8,000 करोड़ का जो कॉस्ट है, यानी कि साल का 32,000 करोड़ उनका ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग उनका जो लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, अभी पिछले साल का अगर फिगर हम लोग बेसिस पकड़े तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ पर क्वार्टर, यानी कि 16,000 करोड़ हर साल का उनको करंट इंटरेस्ट कॉस्ट है। ओके, जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है ये एजीआर ड्यूज के अलावा। साथ ही साथ कैपेक्स, अभी कैपेक्स का रिक्वायरमेंट थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन मैं अपने कैलकुलेशंस के लिए मैंने एक एस्टिमेट, कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखा है, क्योंकि फिलहाल वोडाफोन आइडिया को थोड़ी सी टाइट सिचुएशन में से जाना है तो ज़्यादा कैपेक्स अभी फिलहाल नहीं कर सकते। तो मैंने फिगर 1,500 करोड़ पर क्वार्टर का पकड़ा है, यानी कि साल के 6,000 करोड़ हो जाते हैं। तो ये सारे कॉस्ट में अभी ये जो एजीआर का एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो ऑलमोस्ट 6,700, मैंने रफ राउंड फिगर करने के लिए 7,000 करोड़ का पकड़ा है। तो 7,000 करोड़ का ये एनुअल इंस्टॉलमेंट अभी इसमें ऐड होने वाला है। तो ये अगर आप सारे कॉस्ट एडअप करें तो पता चलता है कि वोडाफोन आइडिया को ये ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए, यानी कि ये सारे कॉस्ट कवर करने के लिए उनको क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 15,300 करोड़ के नज़दीक पहुंचना चाहिए। ओके, 15,300 करोड़ पर क्वार्टर या फिर ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ पर ईयर। जब वोडाफोन आइडिया ये रेवेन्यू फिगर अचीव कर लेता है तो ये उनके सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, कैपेक्स कॉस्ट और ये एनुअल इंस्टॉलमेंट ये सब मिला के वो पूरा का पूरा अपने बलबूते पे कवर कर सकेंगे। अब फिलहाल जो सिचुएशन है वो अगले स्लाइड में देखते हैं। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें अगर आप रिजल्ट्स देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो उनके जो बेसिक कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लीज रेंटल और इंटरेस्ट कॉस्ट, इन तीन चीज़ों को भी पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा डेफिसिट रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1,000 करोड़ का तो कम से कम इसमें डेफिसिट है। अभी फिलहाल कोविड के इम्पैक्ट की वजह से उनका जून क्वार्टर काफ़ी ख़राब गया। वो एक्सपेक्टेड था कि जून क्वार्टर में वो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे, लेकिन कोविड आने की वजह से सडनली उसमें ब्रेक लग गया है।
दिसंबर में जब उन्होंने टैरिफ हाइक किए थे तो उसके बाद मैंने एस्टिमेट किया था कि बहुत जल्द 13,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू और फिर आगे बढ़ते 15,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू वोडाफोन आइडिया अचीव कर लेगा। लेकिन कोविड की वजह से जून क्वार्टर में हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया का क्वार्टरली रेवेन्यू 11,000 करोड़ के भी नीचे उतर गया है। अभी वो थोड़ा रिकवर हो सकता है डेफिनेटली, वो आने वाले क्वार्टर्स में हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन थोड़ी खराब है। और कैपेक्स का जो भी खर्चा था वो लोग राइट्स इशू में से उन्होंने जो फंड्स रेज किए थे पिछले साल, तो उसमें से वो लोग कवर कर रहे थे। तो राइट्स इशू का जो पैसा था 25,000 करोड़ का, एक दो साल पहले अभी कुछ उन्होंने रेज किया था, तो उसमें से अभी सिर्फ 3,000 करोड़ का कैपिटल बचा है जून एंड तक। जो भी उन्होंने फिगर्स अनाउंस किए उसमें पता चलता है कि सिर्फ 3,000 करोड़ का कैश उनके पास अवेलेबल है, यानी कि एक आध क्वार्टर वो 1 या 2 क्वार्टर का कैपेक्स उसमें से कवर कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल उनको क्या अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि उनको अभी एग्रेसिवली 4G यूजर बेस ग्रो करने के पीछे मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि उनका ऑलरेडी 4G का नेटवर्क काफ़ी वाइड स्प्रेड हो चुका है। पिछले 2 साल से उस पर वो लोग काम कर रहे थे, नेटवर्क इंटीग्रेशन का भी कर रहे थे और साथ ही साथ कवरेज एक्सपांशन का भी काम कर रहे थे। और स्पेक्ट्रम जो पूल है उनका वो मर्ज करके ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी वो लोग ऑफर कर रहे हैं अभी। तो उनका नेटवर्क तो काफ़ी हेल्दी हो चुका है। तो अभी उन्होंने को मार्केटिंग एग्रेसिवली करना पड़ेगा ताकि उनका 4G यूजर बेस फास्टर स्पेस से ग्रो हो सके। और जब ये होगा तब उनका रेवेन्यू भी फास्टर ग्रो हो सकता है, क्योंकि 4G यूजर्स जो है वो ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऑन अ मंथली बेसिस हो या क्वार्टरली बेसिस हो। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया थोड़े इनोवेटिव टैरिफ प्लान्स भी लॉन्च करे। फिलहाल हम लोग जो टैरिफ प्लान्स देखते हैं वो काफ़ी कॉपीकैट टैरिफ प्लान्स है। भारतीय एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के टैरिफ प्लान्स में ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन फैक्टर्स नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वोडाफोन आइडिया थोड़े कदम अलग तरीके से उठाए और टैरिफ प्लान्स को रीडिज़ाइन करे, ताकि वो लोग इफेक्टिव आरपू जो है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके। तो देखते हैं इस मामले में क्या डेवलपमेंट आगे होता है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ इसमें देखेंगे। तो उनका मेन टारगेट जो है वो 15,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू है। तो वो अचीव करने के लिए अभी फिलहाल वो 10,800 करोड़ के फिगर पे है जून क्वार्टर में। वहाँ से 15,000 करोड़ कितना जल्द से जल्द पहुँच सके। तो लेट्स होप कि अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में वो लोग 15,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू का फिगर अचीव कर लेंगे। पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन एग्रेसिवली उनको मार्केटिंग करना पड़ेगा उसके लिए। अभी फिलहाल कैपिटल अवेलेबिलिटी और उसके रिक्वायरमेंट उसका थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 3,000 करोड़ का कैश उनके हाथ में है फिलहाल। उसके अलावा आज ही उन्होंने अनाउंस किया कि इंडस टावर्स और भारती इंफ्राटेल का जो मर्जर है वो आगे बढ़ रहा है, और उसमें से वोडाफोन आइडिया को अभी करंट प्राइसेस के बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ का कैपिटल मिलेगा। उनका जो इंडस टावर्स में जो 11.5% का जो स्टेक है, उस स्टेक का उनको 4,000 करोड़ उसका वैल्यू मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। उनके डिस्क्लोजर में ये भी आया था कि उस 4,000 करोड़ में से तकरीबन 60% अमाउंट वो भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर्स के मर्ज्ड एंटिटी को वापस पे करेगा एज अ फ्यूचर पेमेंट। उनके ड्यूज जो भी रहेंगे टावर के, तो उसके अगेंस्ट वो लोग पे कर रहे हैं। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा कॉस्ट उनका उसमें से एडजस्ट होता रहेगा टावर रेंटल्स का। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टेक सेल का जो डिसीजन है वो एक बैड डिसीजन है। वो क्यों बैड डिसीजन है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया ये स्टेक सेल के अलावा नेक्स्ट जो वोडाफोन आइडिया देखना चाहता है वो है जीएसटी रिफंड। पिछले कई महीनों से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं कि उनका जो जीएसटी का रिफंड 8,000 करोड़ के करीब का फिगर है जो आना बाकी है, तो वो जल्द से जल्द रिलीज करे। अगर वो रिलीज होता है अभी अगले कुछ महीनों में, तो उसमें से वो लोग वो जो 10% अपफ्रंट पेमेंट करना है, यानी कि 5,000 करोड़ का जो अपफ्रंट पेमेंट करना है, उसमें से वो कर सकते हैं।
तो अगर वो 8000 करोड़ रिलीज हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बूस्टर मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, और ये इनिशियल पेमेंट, अपफ्रंट पेमेंट का तो उनका बर्डन कम हो जाएगा। इसके अलावा ये भी सुना जाता है कि वोडाफोन आइडिया उनका फाइबर ऑप्टिक्स का जो नेटवर्क है केबल्स का, तो उसका स्टेक सेल या उसका पूरा का पूरा यूनिट वो लोग सेपरेट करके बेचना चाहते हैं। तो उसमें से वैल्यू जो निकलेगी वो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सुनने में आता है कि 10 से 15 हजार करोड़ के बीच में आएगी। अब फिलहाल वोडाफोन आइडिया को कैश की ज़रूरत है, तो जो इन्वेस्टर्स आएंगे या जो बायर्स आएंगे हो सकता है वो डिस्ट्रेस सेल जैसा बिहेवियर दिखाए और वो नेगोशिएट करने की कोशिश करे। इसीलिए ये स्टेक सेल या ये फाइबर ऑप्टिक्स का डिवीजन बेचने का डिसीजन भी मेरे हिसाब से एक बैड डिसीजन है। अभी इंडस टावर्स का स्टेक सेल और ये फाइबर ऑप्टिक्स का स्टेक सेल, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये दोनों भी वोडाफोन आइडिया के बिजनेस से अलाइड एक्टिविटीज है, यानी कि टॉवर्स भी वोडाफोन आइडिया को ज़रूरत है टॉवर्स की। उन इंडस टॉवर्स के बहुत सारे टॉवर्स पे वोडाफोन आइडिया का इक्विपमेंट लगा हुआ है, उनको वो रेंटल पे करते हैं। तो उनका अगर स्टेक रहेगा तो उसका जो क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें से उनको हर साल कुछ डिविडेंड फॉर्म में मिलते रहता है, या फिर उनके जो प्रॉफिट का एक छोटा सा पोर्शन उनके रिजल्ट्स में भी काउंट होता है, तो वो उनका चला जाएगा अगर वो स्टेक को बेच देते हैं तो। वैसे ही फाइबर ऑप्टिक्स के केस में भी जैसे जैसे अभी डेटा का डिमांड बढ़ रहा है, ओके, ऑल ओवर इंडिया, वायरलेस हो या वायरलाइन हो, इंटरनेट का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया अगर वो स्टेक उनका डिवीजन अगर बेच देता है तो आगे चल के उनको वही फाइबर ऑप्टिक्स उनको लीज आउट करने पड़ेंगे या रेंट आउट करने पड़ेंगे, और उसमें उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वन टाइम एक बेनिफिट लेने के बजाय अगले 10, 15, 20 साल का अगर सोचे तो ये रेंटल उनको शायद ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए इस वजह से मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों स्टेक सेल का जो डिसीजन है वो एक बैड डिसीजन होगा। सिर्फ अभी फिलहाल एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कैश की, इसीलिए वो सोच रहे हो सकता है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि वो ऐसा ना करे। बेटर ऑप्शन क्या रहेगा वो मैं अभी बात करता हूँ। बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि वोडाफोन आइडिया 15 से 20 हजार करोड़ का कैपिटल नए शेयर्स इशू करके रेज करे। अभी नए शेयर्स यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक इशू जैसा ही, जैसे येस बैंक के केस में हमने देखा फॉलो ऑन पब्लिक इशू हुआ, या क्यूआईपी प्लेसमेंट कुछ कंपनीज ने किया या कुछ बैंक्स ने किया, उसी तरीके से वोडाफोन आइडिया भी फ्रेश शेयर्स का इशू कर सकता है। अभी वो राइट्स इशू भी हो सकता है, राइट्स इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से वो लोग फंड्स रेज कर सकते हैं, या फिर एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है क्यूआईपी के जैसा। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वो सर्टन बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसमें जो अभी फिलहाल जो मार्केट प्राइस 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ के आसपास जो चल रही है, तो उससे थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को मेरे हिसाब से 10 से 12.5 रुपए के रेंज में प्राइस इस नए इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली मिल सकती है। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम मिल सकता है। अगर राइट्स इशू होता है तो जनरली ज़्यादा प्रीमियम मिलने के चांसेस नहीं होते, जनरली वो मार्केट प्राइस के थोड़ा नज़दीक ही होता है या थोड़ा सा डिस्काउंट पे भी जा सकता है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेरे ख्याल से प्रमोटर्स कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब प्रमोटर्स भी इसमें अगर थोड़ा सा पार्ट कैपिटल अगर रिक्वायरमेंट अगर इन्फ्यूज करे, यानी कि अगर 15 से 20 हजार करोड़ का अगर हम लोग फंड रेजिंग देख रहे हैं, तो प्रमोटर्स ने अगर 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ का कैपिटल लाया तो वो लोग अपना स्टेक भी काफ़ी हद तक मेंटेन करेंगे और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी रहेगा। अगर प्रमोटर्स खुद अगर थोड़ा कैपिटल लाते हैं, 10,000 करोड़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ये दोनों प्रमोटर्स के लिए, यानी कि वोडाफोन पीएलसी हो या आदित्य बिरला ग्रुप हो, ये दोनों काफ़ी हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी कॉरपोरेट्स है या ग्रुप्स है, और ये दोनों 5-5 हजार या 7-7 हजार करोड़ का कैपिटल आसानी से ला सकते हैं। तो राइट्स इशू में अगर करे तो ये दोनों प्रमोटर्स मिलके 75% उसमें से कंट्रीब्यूट करेंगे और बचा हुआ 25% जो बाकी शेयर होल्डर्स है उसमें से आएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी होता है तो भी प्रमोटर ग्रुप को अलॉटमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं उसमें से, तो प्रमोटर्स से भी थोड़ा कैपिटल आने की उम्मीद रख सकते हैं हम। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स में जैसे हमने जियो प्लेटफॉर्म्स के केस में देखा, तो बहुत सारे आईटी कंपनीज ने और बहुत सारे अलग अलग फंड्स ने उसमें इन्वेस्ट किया।
तो वैसे ही वोडाफोन आइडिया को शायद उतने बड़े इन्वेस्टर्स ना मिले, उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स ना मिले, लेकिन दो चार अगर टेक कंपनीज हो या फिर कोई बिजनेस ग्रुप्स हो, जैसे JSW हो या अदानी ग्रुप हो या इवन टाटा ग्रुप हो। टाटा ग्रुप ने भी उनका वायरलेस मोबाइल सर्विसेज का बिजनेस तो बेच दिया है, तो मेरे ख्याल से वो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं फिर से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि उनको एक बड़े कंपनी में, बड़े ऑपरेटर में एक स्टेक, एक सिग्निफिकेंट स्टेक, ऐसा बहुत बड़ा मेजॉरिटी स्टेक ना सही, लेकिन एक सिग्निफिकेंट स्टेक डेफिनेटली मिल सकता है अगर वो इसमें इन्वेस्ट करे। JSW का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि रिसेंटली हमने एक न्यूज़ रिपोर्ट या एक कमेंट उनसे सुना था, जो JSW के जो चेयरमैन है उनके मुंह उनके तरफ से सुना था कि वो चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया बचाया जाए, वोडाफोन आइडिया बचाने की उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि इंडिया में दो ही ऑपरेटर्स पे अगर डिपेंडेंस चला जाए तो काफ़ी मोनोपोली ना सही लेकिन ड्यूओपोली सिचुएशन भी खतरनाक हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि थर्ड बड़ा स्ट्रांग ऑपरेटर जिंदा रहे। तो JSW एक वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स डेफिनेटली हो सकता है। अदानी ग्रुप के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो एग्रेसिवली किसी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी तो है। क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं वो अभी हमें पता नहीं है फिलहाल, लेकिन डेफिनेटली उनकी एबिलिटी तो है। इसके अलावा भी कई सारे इन्वेस्टर्स, एक बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जो वोडाफोन आइडिया के साइज का जो ऑपरेटर है, और अभी फिलहाल जो कोविड रिलेटेड जो भी हमने इम्पैक्ट देखा है उसमें पता चलता है कि इंटरनेट का डिमांड या वायरलेस डेटा सर्विसेज का डिमांड शूट हो रहा है। ओके, आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है ऐसे ही मेंटेन रहे ये ग्रोथ रेट। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे बड़े कंपनी में, ऐसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर में एक स्टेक खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो 15 से 20 हजार का जो ये कैपिटल है, तो मेरे हिसाब से ये कैपिटल जो है वो कंपनी को अगले 1 से 1.5 साल के लिए सपोर्ट आसानी से कर सकता है। ओके, इस 1 से 1.5 साल में उनका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट हो, या फिर ये जो पेमेंट्स उनको पहले अपफ्रंट पेमेंट और फिर 1 साल के बाद जो पेमेंट करना है, ये पेमेंट्स भी कवर करके एग्रेसिवली उनका मार्केटिंग करके उनको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने कहा था कि 15,000 से 15,500 करोड़ का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है, वो फिगर एक बार कंपनी अचीव कर लेता है तो उनको ये एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वो अपने ग्रोथ रेट पे और अपने बलबूते पे खड़ा रह सकता है और आगे बढ़ते जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो 1 से 1.5 साल का जो पीरियड है, ये जो थोड़ा डेलिकेट पीरियड है, इसमें उनको इस फंड्स की सख्त ज़रूरत है। तो ये 15 से 20 हजार करोड़ का कैपिटल उनको डेफिनेटली इसमें मदद कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वोडाफोन आइडिया का जो स्पेक्ट्रम पूल है वो ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट एयरटेल और जियो दोनों से भी स्ट्रॉन्गर स्पेक्ट्रम का टोटल उनके पास पूल है, और उनका 4G कवरेज भी है, वो फास्ट कैचअप कर रहा है जियो और एयरटेल दोनों को। तो उनका कवरेज और स्पेक्ट्रम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी यूज करके वो ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ अभी तेजी से बढ़ने की उम्मीद रखते हैं हम। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ये जो डेवलपमेंट होगा, ये जो कैपिटल रेजिंग का काम होगा, वो एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। तो दोनों के बारे में बता देता हूँ। अच्छी बात क्यों है? अगर ये कैपिटल रेजिंग सक्सेसफुली और आसानी से हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया ये जो इनिशियल 1 या 2 साल का जो पीरियड, जो टफ पीरियड है, ये सरवाइव कर लेगा, इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। और अगर ये पीरियड वो सरवाइव कर जाता है तो आगे आने वाले 10-15 सालों के पीरियड में वो और भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में पहुंच सकता है। इस बिजनेस में डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है अगले 10-15 साल के लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखें तो। मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से, मैं रफ एस्टिमेट्स बोल रहा हूँ, मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से अगले 15 साल के ड्यूरेशन में वोडाफोन आइडिया 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ओके, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि 45-50,000 करोड़ के रेंज में उनका एनुअल रेवेन्यू है, वो आने वाले सालों में बढ़ते जा सकता है। और ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ओके, 15 साल के ड्यूरेशन में 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं।
और अगर उस पर हम लोग 35 to 40% का अगर एबिटा मार्जिन देखें तो 5 लाख करोड़ के तकरीबन एबिटा वो जनरेट करेगा। तो ऐसे बड़े फिगर्स को अगर ध्यान में रखा जाए कि अगले 15 साल में ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, तो उस हिसाब से ये इनिशियल 2 साल का सर्वाइवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये 2 साल का पीरियड अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा होके फिर वो ग्रोथ की तरफ, स्ट्रॉन्गर पोजीशन की तरफ चलते जा सकता है। तो ये सिर्फ पहले 2-3 साल का जो पीरियड है उसमें सिर्फ उनको ये एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार वो निकल जाता है तो फिर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी और जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे उनके लिए भी। अब इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए क्या बुरा है ये बात करते हैं। तो ये जो फंड रेजिंग होगा उसकी वजह से काफ़ी इक्विटी डाइल्यूट होगा। अभी ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का जो इक्विटी बेस है वो 28,000 करोड़ के ऊपर है, यानी कि 2,800 करोड़ शेयर्स उनके ऑलरेडी इशूड है। अगर वो 15 से 20,000 करोड़ का कैपिटल रेजिंग नए शेयर्स के थ्रू करते हैं, अगर उनको 12.5 रुपीज़ का भी प्राइस मिलता है तो भी उनको तकरीबन 1200 से 1600 करोड़ शेयर्स, यानी कि 1200 से लेके 1600 करोड़ शेयर्स उनको और इशू करने पड़ेंगे। यानी कि वो जो टोटल शेयर्स का जो फिगर है वो 2800 से लेके बढ़ के अभी 4000 से 4500 करोड़ के रेंज में चला जाएगा। यानी कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर में जो भी गेन होगा, जो भी उसका वैल्यू डेवलपमेंट होगा, वो इन सारे शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 4000 करोड़ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो उसकी वजह से डेफिनेटली ये डाइल्यूशन तो होगा। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कंपनी का सर्वाइवल डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर वोडाफोन आइडिया राइट्स इशू के थ्रू फंड्स रेज करता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसमें अप्लाई करके, सब्सक्राइब करके उनका जो भी स्टेक है वो मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, बंटवारा तो कंपनी का ज़्यादा शेयर्स में डेफिनेटली होगा, लेकिन वो एटलीस्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके स्टेक मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनके पास मार्केट से खरीदने का ऑप्शन तो रहता ही है, तो स्टेक मेंटेन करने के लिए मार्केट से भी खरीदने का एक ऑप्शन है। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, ओके, तो हायर प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, और लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है वो कम हो जाएगा। उनको फिर से मार्केट से खरीद के उनका स्टेक रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स का फिगर जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, और 50% से ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसके शेयर प्राइस का जो फ्लाइट है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा आगे आने वाले सालों में जितना ओरिजिनली हो सकता था। लेकिन ये ज़रूरी ज़्यादा है, फंड रेजिंग इस वक्त की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पहले 2 साल का सर्वाइवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने थॉट्स और एनालिसिस मैंने आपके सामने अभी रखा, अगर वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो प्लीज़ अपने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस कई सारे अलग कंपनीज भी जिसमें मैं एनालिसिस वीडियोस रेगुलरली लाते रहता हूँ वो भी आपको डायरेक्टली अपने इनबॉक्स में मिलते रहे।